गु छिंगफेंग के पास इनर क्यूआई कल्टीवेशन नहीं थी, इसलिए उसने रात में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन उसके पास बोन डेमन फायर थी और वह उस स्किल सीखने के लिए इस्तेमाल करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने स्किल एक्टिवेट की, एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और वह खुद भी जल गया। उसने कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। फिर उसने स्किल बुक को और ध्यान से फॉलो करना शुरू किया। उसने अपनी वुड किंग स्वॉर्ड पर आग बुला ली और फिर से एक बार सामने की ओर किया। तेज रोशनी चमकी। वह रिएक्शन का इंतजार करते हुए सामने देखने लगा। अचानक फिर से एक ब्लास्ट हुआ। हवा में खोपड़ी जैसा डेंजर साइन उभर आया। चारों तरफ धुआं फैल गया और धमाका पहले से भी बड़ा था। गु छिंगफेंग ने अपने जले हुए हाथों को देखते हुए कहा, लगता है मेरा दिमाग घूम गया है। फायर टाइप स्किल में मैं कैसे मन को शांत रख सकता हूं? उसने दांत भींचे और गुस्से में चिल्लाया, फिर से त्रिसूर्य उदय, धड़ाम, फिर से। पांचों सुख दरवाजे पर आए। 6 का सौभाग्य, 7 सितारों की कृपा, 8 दिशाओं से सफलता मिले, 9 का 1 में मिलन। वह तेजी से हर एक स्किल का मंत्र दोहराने लगा। 6 का सौभाग्य, 7 सितारों की कृपा, 8 दिशाओं से सफलता मिले, 9 का 1 में मिलन। फिर उसने जोर से चिल्लाया, एक शब्द की आग, तलवार। उसने प्रयास किया, दानवी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। एक लालिमा भरा आभा उसके चारों ओर घूम रहा था, जो एक चमकीला प्रभा मंडल बना रहा था। उसने तलवार को हंसिया जैसे आकार में मजबूर किया, चौड़ा और स्वीपिंग। फिर इसे भयानक गति से आगे बढ़ाया, शुद्ध ऊर्जा का एक तेज आर्क जो एक पास के पहाड़ी की ओर गया। उस हमले ने पहाड़ी की छोटी छोटी को काट दिया और पीछे एक बड़ा दरारा छोड़ दिया। अचानक आकाश में एक विशाल माणिक्य प्रकाश की अंगूठी प्रकट हुई। उसके घेरे में हल्की नीली ऊर्जा धीरे धीरे घूम रही थी और फिर दहाड़ के साथ फट गई। धुआं और मलबा उखड़े हुए जमीन पर बरस पड़े। गु छिंगफेंग उस विस्फोट के कारण बने गड्ढे में बैठा था, अपने कपड़ों से धूल साफ कर रहा था। तो वनसन स्वॉर्ड मैनुअल संपीड़न और विस्फोट के बारे में है, उसने सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह बुरा है। अगर विस्फोटक तलवार ऊर्जा निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाती है तो क्या होगा? इसके साथ ही वह उस दिशा में दौड़ा जहां लालिमा वाली ऊर्जा चली गई थी, गुओडोंग काउंटी की ओर। जल्दी से धुंध में गायब हो गया। कुछ ही पलों बाद एक आकृति प्रकट हुई, एक लंबे बालों वाला आदमी 2 अन्य के साथ, जहां गु छिंगफेंग अभी था। इसका नाम है राइजनबा, डेमन सप्रेशन डिवीजन, हेवेनली स्टेज डेमन स्लेयर। यह तो सफेद हड्डी की दैत्य अग्नि, व्हाइट बोन डीमन फ्लेम की महक है और इसे बनाने की विधि केवल रक्त दानव संप्रदाय, ब्लड डीमन सेक्ट को ही आती है। रक्त दानव संप्रदाय। सुना है कि सफेद हड्डी साधु की सबसे प्रसिद्ध कला यही है, लेकिन इस स्तर की शक्ति, क्या सफेद हड्डी साधु ने गुरु, ग्रैंड मास्टर स्तर प्राप्त कर लिया है? यह सब सफेद हड्डी की दैत्य अग्नि और तलवार कला के संयोजन से हुआ है। पर सफेद हड्डी साधु को तो तलवार कला नहीं आती, तो यह उसने नहीं किया। सफेद हड्डी की दैत्य अग्नि अत्यंत अंधकारमय और दुष्ट है, इतनी क्रूर और विचित्र कि वह किसी तलवार कला में कैसे सम्मिलित हो सकती है। इसके लिए कितनी भयानक आग नियंत्रण क्षमता चाहिए होगी। क्या सच में कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? मेरा निर्णय निश्चित ही गलत नहीं है। यह व्यक्ति अवश्य ही रक्त दानव संप्रदाय का कोई महान गुरु है, जो तलवार और अग्नि दोनों में पारंगत है। और यह तलवार शैली, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह जरूर जैनमोसी की एक शब्द सूर्य दहन तलवार कला है। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति या तो जैनमोसी जा चुका है या फिर जैनमोसी में कोई गद्दार मौजूद है। ली भाई, तुम्हें क्या लगता है? रक्त दानव संप्रदाय का यह गुरु आधी रात को वूथोंग प्रांत में इस तरह क्यों आया है? उसका असली उद्देश्य क्या हो सकता है? रक्त दानव संप्रदाय का सबसे बड़ा शत्रु तो जैनमोसी दमन विभाग ही है, इसलिए संभवतः यह उसी के लिए कोई संकेत भेजने का तरीका है। उसने आगे सोचा, इस बार रक्त दानव संप्रदाय ने एक जन्मजात इनेट शक्तिशाली साधक को भेजा है, जो आधी रात को वूथोंग प्रांत की सीमा पर प्रकट हुआ और एक तलवार चलाकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ एक पहाड़ को नष्ट कर दिया।
यह निस्संदेह दमन विभाग झेनमोसी को खुली चुनौती देना है। उसने आज उसी स्थान को चुना जहां मैं गश्त लगाता हूं। यह केवल मुझे शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे अवश्य ही कोई छिपा हुआ उद्देश्य है। और आज उसने एक शब्द सूर्य दहन तलवार कला का प्रयोग किया। इससे स्पष्ट होता है कि उसने दमन विभाग के भीतर कोई जासूस बैठा रखा है, जो उसे इस तलवार कला का रहस्य बताने में सक्षम था। इस बार उसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। वह है एक शब्द छुई तलवार। और लिखने लगा यंगजियान। एक शब्द झू यिन तलवार, अर्थ लेवल मध्य श्रेणी की मार्शल टेक्निक। एक शब्द फन यांग तलवार, मिस्टिक लेवल मध्य श्रेणी की मार्शल टेक्निक। दोनों ही तलवार तकनीकें असल में हेवन लेवल की मार्शल टेक्निक क्रॉस मिंग यान तलवार से निकली हुई अधूरी विधियां हैं, जिन्हें सही असर के लिए साथ साथ प्रयोग करना पड़ता है। मैंने ये दोनों तलवार विधियां सीखी हैं, लेकिन इन्हें मिलाने के बाद भी इनका एक हिस्सा अब भी अधूरा है। सिर्फ इन दो अधूरी पुस्तकों के सहारे क्रॉसमिंग यान तलवार की असली शक्ति को फिर से जगाना असंभव है। ब्लड डेमन सेक्ट ने इतनी धूमधाम से जो जांच पड़ताल की है, उसका मकसद बस इतना है कि मैं खुद ब खुद बिखर जाऊं और फिर और लोग भेजकर एक शब्द झू यिन तलवार की निगरानी करवा दूं, ताकि उसकी छिपी जगह खुल जाए। सपना देख रहे हैं। तुम्हारे इस तरीके ने उल्टा मुझे बता दिया है कि वह छिपाने का ठिकाना सुरक्षित है। अब उसे हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं। और चूंकि तुमने उसे खुद मेरे सामने रख दिया है, तो मैं भी तुम्हारी ही चाल से खेलूंगा। एक शब्द झू यिन तलवार का यूज करके तुम्हें यहां लाऊंगा और फिर एक तगड़ी चाल चलूंगा। तुमको जाल में बुलाऊंगा और फिर आसमान धरती जैसा जाल बिछाकर तुम्हें फंसाकर मार डालूंगा। ऐसा करने से न केवल ब्लड डीमन सेक्ट के एक अहम सदस्य का सफाया होगा, बल्कि अगर विरोधी के पास और भी बाकी रह गए पन्ने हैं, तो उससे हेवन लेवल की मार्शल टेक्निक भी पूरा होने का मौका मिल जाएगा। एक तीर से दो शिकार। यह मामला सोच समझकर करना होगा। पहले 3 साथियों को बुलाकर चर्चा करना ठीक रहेगा। रिसेनबा चलते चलते सोच रहे थे, तभी गू चिंगफंग उनके सामने से गुजर गए। वह अपनी ही प्लानिंग में लगे हुए थे और गू चिंगफंग भी अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। लाउंज का सीन दिखाया जाता है। गू चिंगफंग ने सोचा, अच्छी बात है, बुतोंगजिला सुरक्षित है। आज का प्रयोग पूरी तरह सफल रहा, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि एक शब्द फन यांग तलवार और सफेद हड्डियों की राक्षसी आग का मेल इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर आगे कभी यह मूव इस्तेमाल किया गया और किसी अनचाहे को चोट पहुंची, तो परेशानी का सिलसिला शुरू हो सकता है। आज का आखिरी वार संयोग से ही सफल रहा। अगर फिर से वैसा ही वार करना पड़े, शायद मैं ऐसा न कर पाऊं। स्थिर प्रदर्शन और पूर्ण निपुणता हासिल करने के लिए मुझे अभी काफी अभ्यास की आवश्यकता है। मन ही मन सोचते हुए, लेकिन इस वार में इतनी ताकत है, इतना हंगामा होता है, चुपके से अभ्यास करना तो असंभव है। सूर्य की अग्नि शक्ति से युक्त प्राणवायु को निचोड़कर, संपीड़ित करके, एकत्रित करके और उसे तब तक पालना पोसना है जब तक कि वह विस्फोटक अग्नि का रूप न ले ले। हाँ, शायद अगर मैं कंकाल दानवाग्नि के बजाय साधारण अग्नि का उपयोग करूं, तो इसकी शक्ति इतनी भयानक नहीं होगी। और क्या मैं अभ्यास नहीं कर रहा हूं कि अग्नि नियंत्रण क्षमता को एक अक्षर सूर्यदाह तलवार के साथ कैसे जोड़ा जाए? मेरे पास अग्नि नियंत्रण की जन्मजात प्रतिभा है। मैं किसी भी अग्नि को नियंत्रित कर सकता हूं। साधारण अग्नि और कंकाल दानवाग्नि में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी मैं एक अक्षर सूर्यदाह तलवार का उपयोग करूं, किसी को भी कुछ अलग होने का आभास न होने दूं। हालांकि मूल बलवर्धक अमृत आंतरिक ऊर्जा स्तर के मार्शल कलाकारों के लिए है और ऊर्जा संचय स्तर पर इसे खाने से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन अगर मैं इसे न खाऊं तो मेरी साधारण प्रतिभा के कारण मरते दम तक भी शायद मैं इस स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए उसने उसे खा लिया। पूरा मुंह भर चुका था। उसके पूरे शरीर से नीला ऑरा निकलने लगा। बॉडी थर थर कांपने लगी। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? उसके शरीर से अब नीली फायर ऑरा बाहर निकलने लगी। ये तो बर्बाद हो चुकी दवा की एनर्जी है। अरे, कोई वार्निंग भी नहीं मिली। पूरा वेस्ट हो गया। वह जमीन पर पालती मारकर कल्टीवेशन पोज में बैठ गया। गू चिंगफंग को देखकर कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। जल्दी देखो, यहां कोई कितना मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा है। आराम करने वाले हॉल में भी कल्टीवेशन नहीं छोड़ा।
वाकई ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। 1 घंटे बाद गया काम से। अब तो क्रिटिकल पॉइंट आने वाला है। उसके शरीर से बहुत सारी इम्प्योरिटीज निकलने लगीं। बदबू इतनी ज्यादा थी कि वहां मौजूद सब लोग अपनी नाक पकड़ने लगे। उसने थोड़ी राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मैंने ची कंडेंसेशन के चौथे लेवल को पार कर लिया। हाँ, आखिरकार मैं। उसके मुंह से बस इतना ही निकला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसके शरीर में दवा की नई लहर फिर से उठ खड़ी हुई। क्या इतनी ज्यादा ताकत? वो हैरान रह गया। ये तो इनर एनर्जी वॉरियर की गोली है, लेकिन मुझे तो उतना ताकतवर भी नहीं लगा था। उनकी डिफेंस भी मैं तोड़ सकता हूं, फिर ये इतनी असरदार कैसे? समझने का वक्त नहीं था। वो फिर से साधना में डूब गया, दवा की एक एक बूंद को सोखने के लिए। सुबह हुई। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आईं और गू छिंगफेंग के शरीर पर पड़ी। वो एक मूर्ति की तरह पूरी रात ध्यान की मुद्रा में बैठा रहा। अचानक उसकी आंखें खुलीं। उनसे एक चमक निकली, जैसे तारों की रोशनी चमक उठी हो। उसी पल उसकी ऊर्जा फट पड़ी। वो अब क्यूई कंडेंसेशन के 5वें स्तर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। क्या ये तो चौथे स्तर की सीमा का शिखर है? वो थोड़ा हैरान हुआ। अगर उसकी साधना का कोई प्रोग्रेस बार होता तो अभी वो 99% पर होता, बस 1% और वो अगले स्तर पर पहुंच जाता। अगर मुझे कुछ और पेईवानदान मिल जाए तो मैं तो मिनटों में इनर एनर्जी लेवल तक पहुंच जाऊंगा। अब ये गोली मुझे कड़वी नहीं लगती। सच में कड़वी दवा ही सबसे असरदार होती है। अब उसे साफ महसूस हो गया था कि दवा के सहारे साधना करना और सामान्य साधना करना दोनों एकदम अलग चीजें हैं। सामान्य साधना में व्यक्ति को आसमान और धरती की ऊर्जा धीरे धीरे अपने शरीर में सोखनी पड़ती है, जिस तरह एक स्पंज धीरे धीरे हवा की नमी सोखता है। लेकिन दवा खाना ऐसा है जैसे किसी ने पानी सीधे उस स्पंज पर डाल दिया हो। दोनों के असर की तुलना ही नहीं की जा सकती। ये जेन मॉन्स्टर ब्यूरो भी ना कितना कंजूस है। एक ही गोली दी और बस, अब और चाहिए तो मिशन पूरे करो, पॉइंट्स कमाओ और उन्हीं से खरीदो। गू छिंगफेंग को अब सब समझ आ गया था। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। पहले एक गोली देकर उसका स्वाद चखा दो, ताकि आगे वो खुद मेहनत करके और चाहता रहे। अरे बाप रे, वो अचानक बोला, आज तो मेरी नौकरी का पहला दिन है। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ, अपना ब्लैकफिश यूनिफॉर्म पहना, कमर में येनलिंग ब्लेड लगाया और एक्सॉर्सिज्म बैज पहनकर बाहर निकल गया। सुबह सुबह बॉस बड़े ही खुश मूड में यहां आया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो गू छिंगफेंग अब तक नहीं पहुंचा। पूरा माहौल एकदम चुपचाप हो गया। तभी ही फिंगहुआ ने कहा, सब लोग आ गए, अंदर आ जाओ। तब मन में सोचते हुए, मेरे बॉस वही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बार मुकाबले के जज वही बने हैं। असल में उन्होंने तो मर चुके स्वान रैंक डीमन स्लेयर लॉर्ड यंगर की जगह ले ली है। असल में वो इस मुकाबले को इसलिए होस्ट कर रहा था ताकि अपने लिए योग्य सबॉर्डिनेट चुन सके। मैंने 2 बार इस बूढ़े बंदे की बात ठुकराई थी, अब तो पक्का है ये मुझे परेशान करेगा। फिर उसने आगे बढ़कर कहा, आपका सबॉर्डिनेट गू छिंगफेंग रिपोर्ट करने आया है। तभी पूरा माहौल एकदम सन्नाटा हो गया। गू छिंगफेंग ने मन में सोचा, ये कितना ऑकवर्ड है। वो जानबूझकर कुछ नहीं बोल रहा। क्या सच में ऐसे ही चुप रहकर माहौल खींचता रहेगा? वो जम्हाई लेते हुए बोली, आखिरकार तुम आ ही गए गू छिंगफेंग। गू छिंगफेंग ने देखा, अरे ये बड़ी दीदी भी यहां है। तुम तो वही हो, एंजल। मैं तुम्हारी मदद बस थोड़ी बहुत ही कर पाऊंगी। पहले ही दिन हाजिरी के समय तुम लेट आ गए। जरा भी अनुशासन नहीं है। सज्जा के तौर पर तुम्हारी 1 महीने की सैलरी काट ली जाएगी। उम्मीद है इससे तुम सबक लोगे। गू छिंगफेंग चौंक गया। क्या ही फिंगहुआ, आप क्या कहते हैं? क्या ये सज्जा ही फिंगहुआ की तरफ से मंजूर हो जाएगी? ही फिंगहुआ ने बस एक शब्द कहा, मंजूर। गू छिंगफेंग के चेहरे का रंग उड़ गया। न्यामात, ज्वाइन करने के पहले ही दिन 1 महीने की सैलरी कट गई। मतलब अब तो पूरा महीना बिना पैसे काम करना पड़ेगा। उसने मन में गुस्से से सोचा, ये दोनों कहीं मुझ पर ड्रामा तो नहीं कर रहे। फिर वो झुंझला कर बोला, बकवास बंद करो। जब मैं आया था दरवाजे के बाहर की घड़ी अब भी हाजिरी के समय से जरा सा पहले थी। कसूर ये है कि तुम्हारे कान इतने बंद हैं कि मेरी रिपोर्ट की आवाज तक नहीं सुनी। तो मतलब तुम अभी तक जानबूझकर चुप थे ताकि टाइम पूरा होते ही मुझे लेट दिखा सको? हे फिंगहुआ ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, मैं बस नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं। लेट हुआ या नहीं, बाहर जाकर सूरज की छाया देखकर सब साफ पता चल जाएगा। या तो तुम अपनी गलती मान लो, तो शायद मैं थोड़ा नरमी बरत लूं। सारे लोग अब गू छिंगफेंग की तरफ देखने लगे। वो हल्का मुस्कुराया और बोला, ही डरिन, क्या खूब पावर शो कर रहे हैं आप। मुझे तो लगता है आप अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर दूसरों को दबा रहे हैं। कोई बुदबुदाया, ये गू छिंगफेंग तो सच में बहुत हिम्मती है। पहले ही दिन अपने अफसर से भिड़ गया। भले ही गलती ही डैरन की हो,
लेकिन ऐसे हालात में कौन सीधा टकराता है। हे फंगहुआ की आंखों में गुस्सा भर गया। वो गरज कर बोला, गु चिंगफंग, क्या तुम्हें पता है अपने अफसर पर झूठा इल्जाम लगाना कितना बड़ा अपराध है। गु चिंगफंग ने बिना झिझक जवाब दिया, ही फंगहुआ, क्या तुम्हें पता है अपने अधीनस्थ को फंसाना, धमकाना और मुकाबले में हेराफेरी करना कितना बड़ा जुर्म है। पूरा हाल एकदम सन्नाटे में डूब गया। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी, जैसे किसी ने विश्वास ही न किया हो कि किसी ने ही फंगहुआ से यूं बात की हो। हे फंगहुआ ने गुस्से में अपने हाथ का चाय का कप तोड़ दिया। उसकी नजरों में आग थी जब उसने कहा, इतना घमंडी और नियम तोड़ने वाला इंसान, लगता है तुझ पर किसी दानव की छाया पड़ गई है। टप, उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, तो अब मैं तुझे दंडित करता हूं। तुझे भेजा जाएगा डीमन प्रिजन में और वहीं तेरा बाकी जीवन एक जेलर बनकर बीतेगा। गु चिंगफंग ने मन में सोचा, अरे यार, ये तो वाकई कुछ अलग ही लेवल की चीज है। खुशखबरी, क्या ये किसी स्वर्ग का आशीर्वाद है। कुछ पल चुप रहकर, मैं पदोन्नति को लेकर चिंतित हूं, लेकिन डीमन सप्रेशन जेल में ट्रांसफर होने का कोई बहाना नहीं है। हे फंगहुआ की अथॉरिटी अभी भी पूरी तरह बरकरार है। सच में मैं अब तो ऊंघ ही रहा हूं। किसी मुझे तकिया दे दो। गु चिंगफंग ने उसकी ओर आगे बढ़ा और ही फंगहुआ के हाथों को पकड़ लिया और काफी इमोशनल होते हुए कहा, हे मेरे उपकारक, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। पता है, क्या आप डरे हुए हैं। गु चिंगफंग ने मन ही मन सोचा, इस तरह से देखने पर मुझे लगता है कि हे फंगहुआ बहुत अधिक सुंदर है। दूसरी मंजिल के दानवों मैं आ रहा हूं। तभी वह फीमेल डीकन सामने आई और कहा, हे प्रभु, वह हार्टलेस व्यक्ति नहीं है। हम अभी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस से गुजरे हैं। इस समय काबिल लोगों की जरूरत है, ये देखते हुए कि वह पहली बार अपराधी है। इतना कहकर गु चिंगफंग की ओर देखने लगी। गु चिंगफंग ने सोचा, फिर से मुझे बेवकूफ बना रहे हैं।